स्वागत है दोस्तों आपका यूपीएससी के 11th आवर शो में। 11th आवर शो इसलिए क्योंकि जब 26 मई से कुछ ही दिन बचे हुए हैं और अब हमें उन सारे टॉपिक्स को स्टडी कर लेना पड़ेगा जो एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग इतिहास का एक छोटा सा टॉपिक उठा रहे हैं। यहाँ पर याद रखिएगा भारतीय इतिहास के बारे में यूरोपीय इतिहासकारों के द्वारा क्या क्या विवरण दिया गया है या क्या क्या बातें कही गई है, हम लोग शुरुआत उससे करते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा भारतीय इतिहास के बारे में जो विदेशी यात्रियों के विवरण मिलते हैं उसे आप दो भागों में विशेष रूप से विभाजित कर सकते हैं। पहला है सिकंदर के आगमन के बाद के इतिहासकार और दूसरा है सिकंदर के आगमन से पहले के इतिहासकार। तो यहाँ पर याद रखिएगा सिकंदर के आगमन से पहले दो इतिहासकारों का महत्वपूर्ण विवरण प्राप्त होगा। इसमें से एक पहले थे टेसियस। अब टेसियस कौन थे ये भी जानना जरूरी है। यह ईरान के राज्य वैद्य थे। ईरान के राज्य वैद्य 400 BC में करीब करीब यह थे और इन्होंने भारत के बारे में बहुत सारी जानकारियां लिखी। हालांकि कई जानकारियां ऐसी है जो थोड़ी सी अविश्वसनीय लगती है या कह लीजिए कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण माना जाता है भारतीय इतिहास में, लेकिन फिर भी उनकी जानकारी महत्वपूर्ण है टेसियस की। टेसियस के अलावा अगर दूसरा नाम देखेंगे तो वह है आपका 484 BC 484 BC से लेके 425 BC के बीच में हेरोडोटस का। हेरोडोटस के बारे में आप लोग सभी को ही जानते हैं, इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। साथ में इनका जो पूरा का पूरा विवरण है वह प्रमाणिक भी माना जाता है। यहाँ पर याद रखिएगा हेरोडोटस ने सबसे पहला इतिहास का लेखन आरंभ किया था। अब इतिहास का लेखन आरंभ किया और भारत के बिना इतिहास लिखा जाए ये तो संभव नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हेरोडोटस, हालांकि हेरोडोटस कभी भी भारत आए नहीं, भारत की यात्रा की नहीं। अलग बात है कि उन्होंने विश्व के बहुत सारे देशों की यात्रा की थी, फिर भी उनके विवरण काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा उस समय के दौरान में अगर बात करेंगे तो हेरोडोटस, स्काइलैक्स या फिर कह लीजिएगा हिकेटियस के विवरण से प्रभावित होते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा स्काइलैक्स और हिकेटियस ये वे लोग थे जिन्होंने भारत की यात्रा की थी और भारत की यात्रा करके बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां संग्रहित की और उसे ही लेकर आते हैं हेरोडोटस। यहाँ पर याद रखिएगा हेरोडोटस के विवरण भी कई जगह पर आपको अतिशयोक्तिपूर्ण मिलेंगे, लेकिन याद रखिएगा यह काफ़ी ज़्यादा प्रामाणिक है और आज हमें लगता है ये अतिशयोक्तिपूर्ण होंगे, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि पूर्णतः यह अतिशयोक्तिपूर्ण ही है। जैसे अगर बात करेंगे अगर टेसियस की, तो टेसियस बतलाता है एक ऐसे गांव के बारे में जहां केवल लंगड़े रहा करते थे। संभवतः ये कोई ऐसा गांव होगा जहां पर पोलियो का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा होगा, या उसने वर्णन किया है कि एक पांव वाले लोग हुआ करते थे। अब एक पांव वाले लोग आमतौर पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कारण यही हो सकता है कि किसी बीमारी के कारण ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हुई हों। खैर, इसी प्रकार से हेरोडोटस भी बतलाता है भारतीयों के बारे में कि यह युद्ध प्रिय जातियां हैं। यहाँ पर याद रखिएगा युद्ध प्रिय जातियां कहने का मतलब है कि ये लोग युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहते थे और भारत अभी तक किसी भी विदेशी शक्ति के द्वारा जीता नहीं गया था। यहाँ पर हेरोडोटस सूती वस्त्रों का उल्लेख करता है। हेरोडोटस यहाँ पर शाकाहारी होने पर आश्चर्य व्यक्त करता है, खासकर उस दौरान जिस दौरान ये लिखा जा रहा था। शाकाहारी होना अपने आप में बड़ी चीज़ थी और भारत के लोग शाकाहारी थे, तो इसको लेकर वो आश्चर्य व्यक्त करता है कि भारतीय ऐसा कैसे हो सकता है कि शाकाहारी हो। खैर, ये उनकी अपनी सोच थी, क्योंकि हमारी सभ्यता संस्कृति मुख्यतः ज्योग्राफी से प्रभावित होती है और भारत एक गर्म जलवायु वाला क्षेत्र है, ये सारे लोग हम लोग जानते हैं। नतीजा यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कितना बड़ा भी मांसाहारी हो 7 दिन तो मांस नहीं खाता है सप्ताह में। खैर, सांवली त्वचा का भी जिक्र आता है। सांवली त्वचा निश्चित तौर पर बतलाती है कि उस समय भी भारत में गर्मी प्रचुर मात्रा में पड़ा करती थी। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो बुजुर्गों को खाने वाले लोगों के बारे में भी जिक्र होता है कि एक ऐसी भी जनजाति थी जो अपने बुजुर्गों को ही मारकर खा जाती थी उनकी वृद्धावस्था के दौरान, ऐसा भी विवरण मिलता है। तो खैर, ये सारी चीज़ें संभवतः बहुत सारी ऐसी जातियां हैं थी उस समय जो इस प्रकार के कृत्य में होंगी संलग्न निश्चित तौर पर, क्योंकि याद रखिएगा कोई भी इस प्रकार की बातें एक अचानक से कोई कर दे या लिख दे ऐसा भी नहीं लगता है, कुछ ना कुछ तो रियलिटी रही होगी। हम लोगों ने भी रामायण महाभारत में असुरों के बारे में पढ़ा है और कहा जाता था कि असुरों
मार के लोगों को खा जाया करते थे। तो बड़ी कोई चीज नहीं है इसमें। यहाँ पर याद रखिएगा, मानव उस समय एक प्रकार से आदिम समाज से जुड़ा हुआ था और आदिम समाज में बहुत सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी और बहुत सारी चीजें थी। तो खैर उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर याद रखिएगा, यह जिक्र करता है पेड़ पर बने घरों का। पेड़ पर घर बनाने का, ट्री हाउस का चलन बहुत पहले से चलता आ रहा है, तो निश्चित तौर पर यह भी कोई नई चीज नहीं है। साथ में हेरोडोटस बतलाता है कि रेत से सोना निकाला जाता था, तो रेत से, मरुस्थल से सोना निकालने का विवरण भी मिलता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो दो इतिहासकार आपको मिले, ये सिकंदर से पूर्व के थे। अब सिकंदर के साथ अगर बात करेंगे तो सिकंदर अपने साथ बहुत सारे इतिहासकारों को या विवरण व्यक्त करने वाले लोगों को लेकर आता है। कौन कौन से नाम थे यह भी काफी ज्यादा जानना जरूरी है। एक है उसमें से नियाकर्स। नियाकर्स के अलावा अनासिक्रेटिस है। अनासिक्रेटिस के अलावा अगर हम लोग बात करेंगे, एरिस्टोबुलस भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण है। तो ये सारे के सारे लोग सिकंदर के साथ आते हैं या सिकंदर की सेना का हिस्सा थे। सिकंदर के साथ आने वाले इतिहासकारों ने भी काफी रोमांचक वर्णन प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर 3 नाम आप लोगों को आए, अनासिक्रेटिस आया, साथ में नियाकर्स आया और एरिस्टोबुलस। तो 3 इतिहासकार सिकंदर के साथ भी आते हैं। खैर चलिए, ये भी एक महत्वपूर्ण, पूरा का पूरा सिकंदर का आक्रमण एक महत्वपूर्ण फेज है। हालांकि सिकंदर के विवरण के बारे में भारत के किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा गया है, यह मात्र यूनानी इतिहासकारों के द्वारा लिखा गया है। तो यह भी एक आश्चर्यजनक घटना है कि यूनान वाले इतने ज्यादा डिटेल में लिख रहे हैं, लेकिन भारत के इतिहास में कहीं इसका कोई जिक्र नहीं है। कारण सीधा सा है, सिकंदर का आक्रमण का कोई विशेष प्रभाव भारत पे नहीं पड़ा था और वह केवल उत्तर पश्चिमी भारत से ही टकरा कर लौट गया था। उत्तर पश्चिमी भारत, याद रखिएगा, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां लगातार आक्रमण होते रहते हैं। और इससे पहले अगर बात किया जाए, सिकंदर से पहले तो ईरान के, फारस के राजाओं के द्वारा आक्रमण के भी प्रमाण ईरान के साहित्य से मिलते हैं। तो सिकंदर, ऐसा नहीं है कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक था, ये भी नहीं है, क्योंकि ईरान के शासकों के द्वारा भारत के हिस्से पर आक्रमण किया गया था और कुछ क्षेत्रों को संभवतः विजित भी किया गया था, लेकिन उसका भी कोई दूरगामी प्रभाव देखने को नहीं मिला। खासकर सिकंदर जब आता है तो उसे झेलम के तट से ही लौटना पड़ता है। यहाँ पर याद रखिएगा, हम लोग इसे आगे चल के क्लासेस में डिटेल में देखेंगे कि और क्या क्या पॉइंट्स के ऊपर प्रश्न बन सकते हैं 2024 के प्रीलिम्स में। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो पूरा का पूरा बिंदु है, इस चीज को और अच्छे तरीके से समझिए कि एग्जैक्टली सिकंदर का आक्रमण जब होता है तो वह पुरु और उसके बीच की लड़ाई काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, पुरु यानी कि पोरस की बात मैं कर रहा हूँ। तो इनकी लड़ाई है काफी प्रसिद्ध। अब अगले आने वाले क्लासेस में मैं आपको इन 3 इतिहासकारों के बारे में भी बतलाऊंगा कि आखिर ये लोग और क्या क्या चीजें भारत के बारे में बतलाते हैं। धन्यवाद।